You have no idea. I'm not afraid of you. You should be. We will be watching. जंगल से भागता हुआ एक लड़का देख पाते हैं। वो एक आधा अमेरिकी और आधा चाइनीज था। लोगों का मानना था कि उसे जंगल में काली शक्तियों के राजा टेंगू ने पाला है। वो इसे एक आदमखोर और इंसानों को जान से मार देने वाली मशीन बना देना चाहता था, मगर काई ऐसा नहीं चाहता था और इसी वजह से वो वहां से भाग गया। मगर भागते भागते वो बहुत ज्यादा थक चुका था और आकर एक जगह गिर जाता है कि तभी आगो प्रांत के राजा आसुनो उसे देख लेते हैं और अपने लोगों से कहते हैं कि ये लड़का जरूर किसी मुसीबत में होगा और हम समुराइज की तो शुरू से ही यही पहचान है, हम मुसीबत में आए हर इंसान की मदद करते हैं। तो ये लोग उसे अपने साथ घर ले आते हैं। यहाँ पर हम आसुनो की बेटी मीका को भी देख पाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं काई से अट्रैक्ट हो चुकी थी। जिसके बाद कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। ये दोनों ही अपने बचपन को एंजॉय करते हैं, जहाँ एक तरफ बड़ी होकर के मीका इस आगो राज्य की रानी बनने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ काई जो कि बाकी सभी समुराइज के साथ मिलकर ट्रेनिंग किया करता था। धीरे धीरे करके ऐसे वक्त आगे बढ़ता है और एक दिन इनके आगो राज्य में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। वो हर एक को जान से मार रहा था कि तभी काई उसके पीछे भागता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, मगर वो साइज में इतना ज्यादा बड़ा था कि काई उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था। मगर एक मोमेंट पर वो अपनी तलवार निकालता है और जैसे ही वो बड़ा मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला था कि वो अपनी तलवार उसके बीच से आर पार कर देता है। हालांकि इस वक्त समुराई की टीम से यासुनो नाम का भी एक समुराई वहां पर पहुंच चुका था। अब क्योंकि वो टीम का सेनापति था तो काई उसके सामने झुक जाता है कि तभी बाकी ये सारे समुराई पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम यासुनो के लीडर ओइशी को भी देख पाते हैं, जहाँ ओइशी को ये पता लग चुका था कि काई के हाथों पर उस मॉन्स्टर का खून लगा है। इसका मतलब यासुनो ने उस मॉन्स्टर को नहीं बल्कि काई ने मारा था। मगर अब सभी लोगों को ये लगने लगता है कि यासुनो ने ही उस बड़े मॉन्स्टर को मारकर इस गांव को उसके प्रकोप से बचाया है, तो उसकी वाहवाही हो जाती है। मगर ओइशी को सारा सच मालूम था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है गोबा राज्य में और यहाँ पर हम इसके राजा कीरा को देख पाते हैं, जिसके पास में खुद की एक जादुई इंस्ट्रक्टर रिको मौजूद होती है। कीरा चाहता था कि वो कैसे भी करके आगो राज्य पर शासन हासिल कर ले। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है घायल पड़े काई पर, जिसके हाथों पैरों पर कट्स के ढेर सारे निशान थे, क्योंकि आज उसने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को मार कराया था। कि तभी वहां पर मीका पहुंच जाती है और उसके गांव पर मलहम लगाने लगती है। इन दोनों की ही प्यार की कहीं ना कहीं कहानी थी, मगर मीका मजबूर थी क्योंकि उसके पिता जो कि राज्य के सबसे बड़े राजा थे, वो चाहते थे कि उसकी बेटी की शादी कहीं और हो जाए। और ऊपर से काई भी आधा अमेरिकन और आधा चाइनीज था, तो इनका रिश्ता कभी हो भी नहीं सकता था। इनके राज्य में आज एक त्योहार था, हर कोई डांस वगैरह करने लगता है। यहाँ पर सभी लोग मौजूद थे और कहीं ना कहीं इन दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थी, मगर ओइशी इस बात को जानते थे कि मीका और काई का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे यहाँ पर गोबा राज्य का राजा कीरा अपनी बाकी पूरी टीम के साथ पहुंच जाता है और इसी के साथ सुपर किंग शोगुन भी यहाँ पर आते हैं। तो अब यहाँ पर आगो राज्य में यानी कि आगो नाम के देश में टोटल 3 राजा मौजूद होते हैं। एक तो खुद आगो के मेन हेड आसुनो, गोबा का कीरा और ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट के मेन राजा शोगुन। तो उस टाइम पर एंटरटेनमेंट के लिए ये लोग जंगे लड़वाया करते थे, कुश्तियां लड़वाया करते थे। तो इसी के अंदर आज इन दोनों राज्यों के यानी कि गोबा और आगो यहाँ के बड़े बड़े समुराइज के बीच में कॉम्पिटिशन होने वाला था। आगो का जो समुराई था वो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा और मजबूत था। और अब क्योंकि थोड़े दिन पहले आसुनो को ये बात पता चली थी कि यासुनो ने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को मार गिराया है, तो वही सामना करने के लिए लाया जाएगा। मगर ये बात तो सच नहीं थी, क्योंकि उसने नहीं बल्कि काई ने उसे जान से मारा था। अब यहाँ पर कीरा की ब्लैक मैजिशियन रिको पहुंच जाती है, जो कि उसकी आंखों को अंधा कर देती है। अब वो बड़ी मेहनत से लड़ना भी चाहता था, मगर आंखों से न देख पाने की वजह से पागलों जैसी हरकत करने लगता है और उस फाइट में नहीं जा पाता। कि तभी अपने राज्य का नाम खराब न हो इसलिए काई उससे लड़ने के लिए पहुंच जाता है। हालांकि दुश्मन देश का यानी कि गोबा राज्य का समुराई बहुत साइज में ज्यादा बड़ा था, लेकिन फिर भी काई बिना हिम्मत हारे उसके साथ लड़ने लगता है। इन दोनों के ही बीच में धमाकेदार लड़ाई होती है। सभी समुराइज के पास में 2 तलवारें होती है। तो यहाँ पर काई अपने राज्य को जीत दिलाने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ता है, मगर एट द एंड उसका मुखौटा नीचे गिर जाता है, जहाँ पर शोगुन कहता है कि ये तो समुराई है ही नहीं और ऊपर से ये तो हाफ अमेरिकन हाफ चाइनीज है, तो आखिर ये आपके राज्य का रिप्रेजेंटेटिव सेनापति कैसे हो सकता है, इसे अभी के भी जान से मार दिया जाए। कि तभी मीका वहाँ पर पहुंच जाती है और कहती है कि गलती हो गई, माफ किया जाए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मगर अब गलती हुई है तो सुपर किंग होने के नाते शोगुन उसे सजा सुनाते हैं, जहाँ पर उसे 40 कोड़े पड़ने वाले थे और उसे धमाधम कूट दिया जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ हम देख पाते हैं कि कीरा अपनी ब्लैक मैजिशियन के साथ में एक ऐसी प्लानिंग बनाता है जहाँ पर वो इस पूरे आगो राज्य को हथिया सके। तो रिको बन जाती है एक मकड़ी और सीधा पहुंच जाती है आसुनो के कमरे में और जाकर उसके होठों पर एक ऐसा डार्क लिक्विड डाल देती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है। आसुनो को ये लगने लगता है कि कीरा उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती सेक्स करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपनी तलवार निकालकर उसे जान से मारने वाला होता है, मगर सचमुच ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ उसके
उसके दिमाग का भ्रम था। तभी वहाँ पर ढेर सारे सेनापति आकर आसुनो को ले आते हैं शोगुन के सामने और शोगुन कहते हैं कि तुमने तुम्हारे मेहमान पर जानलेवा हमला किया ताकि तुम उसका राज्य हथिया सको। जहाँ पर आसुनो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं थी, मैंने अपने विजन्स में कुछ और देखा था, मगर जब मैं तलवार लेकर गया तो वहाँ पर वो सिर्फ अकेला था। यहाँ शोगुन कहता है कि सजा तो तुम्हें मिलेगी। अब यहाँ पर दो तरह की सजाएं होती है, एक जो राजा खुद देता है अपने लोगों से पिटवाकर, दूसरी ये होती है सम्मानजनक, जहाँ पर आप खुद की मर्जी से अपने आप की जान ले सकते हैं। तो खुद की मर्जी से जान लेने की प्रथा जापान में बहुत ही मान्यता वाली मानी जाती है। तो नेक्स्ट डे यहाँ पर वो व्हाइट कपड़ों में पहुंच जाते हैं, अपनी तलवार निकाल लेते हैं और राजा के सामने यानी कि सुपर किंग शोगुन के सामने अपने आप को खत्म कर लेते हैं। इस बात से पूरा आगो राज्य नाराज था, इंक्लूडिंग सारे के सारे समुराई, मीका, काय, हर कोई। अब जैसा कि इस राज्य का कोई राजा नहीं था तो शोगुन जाते जाते कीरा को यहाँ का राजा बना देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी मीका से होगी। लेकिन अभी क्योंकि मीका के फादर मरे थे तो इसलिए उसे 1 साल दिया जाता है शोक मनाने के लिए। खैर कीरा तो चाहता यही था और उसकी सारी विशेष फुलफिल हो चुकी थी। तो सबसे पहले जैसे ही शोगुन जाता है वो यहाँ के सारे समुराइज को जेल में डलवा देता है, इंक्लूडिंग ओइशी, ताकि उसका फ्यूचर में कोई भी कंपटीशन ही ना रहे। फिर डायरेक्टली सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद में, जहाँ पर उस काली कोठरी से ओइशी को निकाला जाता है। वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, कमजोर हो चुका था, मगर उसके दिल में आज भी कीरा के लिए नफरत भरी होती है। और वो अगर अपनी बीवी से पूछता है कि क्या कीरा ने मीका से शादी कर ली, तो वो बताती है कि उनकी शादी 2 दिनों बाद है, जहाँ पर ओइशी डिसाइड कर चुके थे कि वो अपने बाकी सभी समुराइज को मिलाकर कीरा के खिलाफ एक जंग छेड़ेंगे। मगर उसके लिए उन्हें अपने सबसे बेहतरीन समुराई की जरूरत थी और वो था काय। इस वक्त काय एक दूसरे ही देश में बीइंग ए स्ट्रीट फाइटर या फिर कहें कि अमीर लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए लड़ाई करने वाला एक शख्स बन चुका था। इसी दौरान हम उसकी फाइट एक बहुत बड़े दैत्य के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर बड़ी ही आसानी के साथ में काय उसे मार गिराता है, अपनी तलवार से उसका गला काट देता है और ये पूछने लगता है कि क्या कोई और भी है, कि तभी वहाँ पर ओइशी पहुंच जाता है और कहता है कि काय क्या तुम मुझे जानते हो। इस वक्त उस डार्क मैजिशियन के जादू के चलते काय ने अपनी याददाश्त खो दी थी और वो ओइशी को पहचानने से मना कर देता है, इसलिए उन दोनों के बीच में रियल फाइट हो जाती है। मगर बातों ही बातों में ओइशी से समझाते हैं कि मीका की शादी कीरा से होने वाली है, तुम मीका से प्यार करते थे और वो कीरा ही था जिसने हमारे राजा आसुनो को मरने पर मजबूर कर दिया, हमें हमारा बदला लेना ही होगा। कि तभी काई को अपनी सारी यादें याद आती है और वो यहाँ के लोगों को चकमा देकर एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। फिर बारी आती है टीम अप की, जहाँ पर ये सारे के सारे पुराने 47 समुराइज मिल जाते हैं। मगर दिक्कत की बात ये थी कि 1 साल पहले जब कीरा ने इन्हें बंदी बनाया था तो इनके सारे हथियार ले लिए थे। तो अगर जंग लड़नी है तो हथियार होने भी जरूरी है, बिना हथियारों के ये लोग जंग नहीं लड़ सकते थे। तो ये लोग हथियार लेने के लिए गोबा राज्य में पहुंच जाते हैं, जो कि कीरा का ही राज्य होता है। यहाँ पर आकर ही सबसे पहले कुछ वहाँ के ब्लैक समुराइज को मार गिराते हैं, लेकिन पता चलता है कि वहाँ पर तो हजारों की गिनती में समुराइज मौजूद हैं, उन्हें मारने के लिए और भी ज्यादा हथियार लगेंगे। तो रात को इनके बीच में मीटिंग होती है, जहाँ पर काई बताता है कि बचपन में मुझे टेंगू नाम के एक काली शक्तियों के मालिक ने पाला था, मैं वहाँ से जाकर हथियारों का जुगाड़ लगा सकता हूँ। तो ये सभी अब उस डार्क फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर टेंगू रहा करता था, लेकिन अंदर सिर्फ काई जाता है और बताता है कि मेरे साथ ओनली ओइशी आ सकते हैं, सभी लोग यहीं बाहर रुकना। अब यहाँ पर अंदर आने के बाद में काई ओइशी को कहता है कि ये एक मिस्टीरियल प्लेस है, यहाँ पर आपके सामने कई सारे ओझल झलावे आ सकते हैं, यानी कि आपको दिखेगा कुछ और मगर हकीकत कुछ और होगी। कुछ भी हो जाए मगर आप अपना हथियार नहीं निकालेंगे। यहाँ पर हम बहुत सारे टेंगूस को देख पाते हैं, लेकिन जैसा कि काई ने कहा था कि वो अपना हथियार ना निकाले तो वो जाकर सिर्फ वहाँ पर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद काई आगे जाकर पहुंचता है टेंगू के सामने। यहाँ पर हम द डार्क लॉर्ड टेंगू को देख पाते हैं, जो कि काइंड ऑफ गरुड़ जैसा फेस शेप का होता है और वो काई से कहने लगता है मैंने तो तुम्हें बचपन से ही काली शक्तियों के बारे में सिखाया था, मगर तुम ही हो जो उन्हें यूज नहीं करना चाहते। अगर तुम भी वो सारी शक्तियां यूज करोगे तो मेरी तरह बन जाओगे और फिर तुम्हें आगे इस जगह का नेतृत्व भी तो करना है। मगर काई हमेशा से ही इन बुरी ताकतों के खिलाफ था, इसलिए आज तक उसने कभी भी टेंगू द्वारा सिखाई गई ताकतों का यूज नहीं किया था। जहाँ पर वो पूछता है कि आखिर तुम यहाँ आए क्यों हो, तो काई कहता है कि मुझे और मेरे लोगों को कुछ तलवारों की जरूरत है। अब बेसिकली ये जो तलवारें होती है इनके अंदर कुछ खास ताकतें होती है। अगर कोई सच्चा समुराई अपनी पूरी ताकत के साथ उस तलवार का यूज करे तो वो उस तलवार से कुछ भी काट सकता है। जहाँ टेंगू कहता है कि इन तलवारों को पाने के लिए तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा। वो बीच में उस तलवार को रख देता है और कहता है कि जो भी इस तलवार तक पहले पहुंचेगा ये तलवार और बाकी की तलवारें भी उनकी हो जाएगी। तो एक तरफ इनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट होता है, वहीं दूसरी तरफ ओइशी को विजन्स आने लगते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे बाकी के साथी मौजूद हैं, उनके हाथों में तलवार है और जैसा कि काई ने कहा था कि तलवार मत निकालना, तो यहाँ पर नीचे बैठे हुए सारे के सारे टेंगू जिंदा हो जाते हैं, जो कि ओरिजिनल की रेप्लिका थे और उन पर हमला करने लगते हैं। इनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, इनके अंदर काली शक्तियां थी जो कि एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। ओइशी को लगता है कि इनकी जान बचाने के लिए मुझे मेरी तलवार निकालनी चाहिए, हर कोई जान से मारा जा रहा है, मैं इनका लीडर हूँ, मुझे उन्हें बचाना चाहिए। मगर काई ने कहा था कुछ भी हो जाए मगर तलवार निकालना मत। तो एट द एंड जहाँ एक तरफ काई टेंगू को मार देता है, वहीं दूसरी तरफ ओइशी की खुद की तलवार न निकालने की वजह से वो इस टास्क को भी कंप्लीट कर लेता है। एंड एट द एंड इनके पास में टोटल 47 न्यू तिलिस्मी तलवारें होती
होती है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है कीरा पर, जिसे मालूम चल चुका था कि उसके खिलाफ बाकी सभी रोनिन्स, अब रोनन यहाँ पर उनका नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि वो अपने राजा को बचा नहीं पाए थे, दिए गए काम में नाकामयाब हो गए थे, तो अब समुराइज को कहलाया गया रोनिन। तो उसने रोनन्स को जान से मरवाने के लिए सबसे पहले उन्हीं के परिवार, उन्हीं के गांव को जला दिया और उनके परिवार से कह दिया कि अगर मेरी तरफ कोई भी आएगा तो मौत के घाट उतारा जाएगा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है मीका पर, जो कि सो रही होती है कि तभी वहाँ पर रीको पहुंच जाती है और कहती है कि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा आशिक यहाँ पर आने वाला है, लेकिन कैसा हो कि वो आधे रास्ते ही मारा जाए। जहाँ मीका को इस बात की तसल्ली तो मिलती है कि कम से कम उसे बचाने के लिए कोई तो आने वाला है। वहीं सीन शिफ्ट होता है बाकी सभी रोनिन्स पर, जिन्हें ये खबर मिल जाती है कि उनके गांव, उनके परिवार को जला दिया गया है। अब उन्हें तो और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, मगर आखिर गोबा राज्य में जाकर डायरेक्टली कीरा पर हमला कैसे करें, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। उन्हें डायरेक्टली अंदर जाकर के इस मिशन को कंप्लीट करना होगा कि तभी वहाँ पर कुछ डांसर्स का ग्रुप निकलने लगता है। तो ये सभी रोनिन्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी कॉस्ट्यूम चाहिए। जहाँ पर वो डांसर्स भी कहते हैं कि आप तो आगो राज्य के समुराइज है ना, मैं लास्ट टाइम आपके गाँव में आया था, मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी किया था, आपके लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। और फिर तैयारियां शुरू होती है शादी की, जहाँ एक तरफ सारे के सारे रोनिन्स चुपके से गोबा राज्य के अंदर आ चुके थे, वहीं दूसरी तरफ अब मीका को शादी के लिए तैयार करके कीरा के पास में ला दिया जाता है। अब शादी की तैयारियां होने वाली थी, तो जिस तरीके से इंडिया में लेडी संगीत होता है, तो वहाँ पर जापानीज प्रथा के अकॉर्डिंग एक डांस वगैरह होता है। तो यहाँ पर वही डांसर्स जो कि दूसरे राज्य से बुलाए गए थे, एक एक करके डांस करने लगते हैं। शोरगुल बहुत ही ज्यादा हो रहा था और इसी का फायदा उठाते हुए बाकी सभी रोनिन्स आसपास में मौजूद उनके ब्लैक समुराइज को मार गिराते हैं। और लास्ट मोमेंट पर जब कीरा की बारी थी मरने की, कि तभी कीरा को मालूम चल जाता है और वो अपनी डार्क मैजिशियन रीको को बुलवाकर उन सभी पर हमला करवा देता है। मीनवाइल काई मीका को बचाकर वहाँ से भागने लगता है कि उसके सामने रीको पहुंच जाती है, जो कि अब अपने असली रूप को से दिखाती है, जो कि होता है एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन, जहाँ पर अब काई को अपनी तिलिस्मी तलवार निकालनी पड़ती है और वो उसी के साथ उसका सामना करने लगता है। लिटरली गाइस, मैं हमेशा से बढ़िया CGI, VFX और ग्राफिक्स वाली मूवीज आपके लिए लेकर आता हूँ, तो ये फाइट में हमें ये तीनों ही चीजें देखने को भरपूर मिलती है। अब कहानी पैरेलल दो जगह पर चलती रहती है, एक जहाँ पर काई उस बड़ी ड्रैगन यानी कि रीको के साथ लड़ रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ ओइशी पहुंच जाता है कीरा को जान से मारने के लिए, क्योंकि उसी की वजह से इनके राज्य के राजा आसुनो को मरवा दिया गया था। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि ये दोनों ही अपने अपने टास्क में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ एक तरफ काई उस ड्रैगन को मौत के घाट उतार देता है, वहीं दूसरी तरफ ओइशी कीरा को मौत के घाट उतार देता है। फिर सभी लोग ये जीत कर आ जाते हैं अपने राज्य आगो में, लेकिन यहाँ पर शोगुन पहुंच जाता है और कहता है कि तुमने बिना मेरी इजाजत के एक राज्य पर हमला कर दिया, वहाँ के राजा को भी मार दिया, अब इसकी सजा के तौर पर तुम्हें जान से मारा जाएगा। लेकिन तभी ओइशी सच्चाई बताता है कि सर, लास्ट ईयर हुआ ये था कि उसकी एक डार्क मैजिशियन ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, उनके विजन्स चेंज कर दिए थे और इसी वजह से 1 साल पहले उनके राजा ने कीरा पर हमला किया था। अब खैर बात तो ये सही थी, लेकिन शोगुन को डिसीजन लेना ही था और उसने इन सभी रोनन्स को जापानीज मान्यता के अकॉर्डिंग खुद की जान लेने का ऑर्डर दिया था। तो यहाँ पर हर कोई अब तैयार था अपनी अपनी जान लेने के लिए। सभी लोग व्हाइट कपड़ों में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी शोगुन को याद आता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं सच्चाई के लिए अपनी लड़ाई लड़ी है, इन्होंने अपना मकसद पूरा किया है, तो ये लोग रोनिन की नहीं बल्कि समुराई की मौत मरेंगे। और ये बात आगे भविष्य तक, इनके पीढ़ियों तक फैले, इसलिए ओइशी के बेटे चिकारा को खुद को न मारने का आदेश दिया जाता है, जिसके बाद ये सारे के सारे रोनिन्स यानी कि अब बन चुके होते हैं समुराई, एक एक करके अपनी जान ले लेते हैं।